साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। आज हम फिर से बीएससी सेकेंड ईयर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इसका नाम है एंटी टर्मिनेशन। पिछली क्लास में हमने एक इसी के प्रकार की एक जो दूसरी प्रोसेस थी उसके बारे में स्टडी की थी, वो थी अपनी एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन प्रोसेस में क्या हो रहा था, उसमें क्या होता है, इकोलाई के अंदर जो ट्रिप्टोफेन जो अमाइनो एसिड था उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर, यानी कि कोशिकाओं को ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड की आवश्यकता है या फिर नहीं है। अगर आवश्यकता है तो उसे हम जो लो ट्रिप्टोफेन की जो कंसंट्रेशन थी उसमें क्या हो रहा था, एक कंप्लीट एमआरएनए का निर्माण हो रहा था, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही थी। और अगर कोशिकाओं में पहले से ही जो अमीनो एसिड है वो मौजूद है तो उसे हम एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर जो एटेन्यूएटर जो साइट होती है वहां पे उसे उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को एटेन्यूएशन कर रहे थे, यानी कि उस ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहे थे। तो उसी प्रकार से आज उसी से मिलता जुलता जो नया टॉपिक है वो है एंटी टर्मिनेशन। एंटी टर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो इसे हम प्रति समापन भी कहते हैं, यानी कि जिस पर्टिकुलर साइट पे किसी ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है उस साइट पे टर्मिनेशन न होकर के वो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलरली यानी कंटिन्यू चलता रहे तो उसे हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं। ये जो एंटी टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है इसे हमने इकोलाई की बैक्टीरिया में सबसे पहले से इस घटना को डिस्कवर किया गया था। तो उसी इकोलाई की जो जीनोम है उसके अंदर जो एंटी टर्मिनेशन जो प्रोसेस या जो फिनोमिना इसमें डिस्कवर किया गया था हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एंटी टर्मिनेशन इसे हम प्रति समापन भी कहते हैं। एंटी टर्मिनेशन का जैसे नाम से पता चल रहा है कि एंटी टर्मिनेशन यानी कि जहां पे टर्मिनेशन होना चाहिए वहां पे टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, यानी कि इसे हम प्रति समापन कहते हैं, यानी समापन का उल्टा एंटी टर्मिनेशन कहलाता है। जो प्रति समापन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होते हैं, जो आरएनए पॉलीमरेजेज होते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, डीएनए से आरएनए का निर्माण करते हैं। जो हमारी कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए होता है उसे हम पहले आरएनए में चेंज किया जाता है। ये जो आरएनए होता है इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि प्रति अनुलेखन इसे कहते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डीएनए से आरएनए का निर्माण करते हैं। तो इस एंटी टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं इनमें क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन या रूपांतरण इसमें होते हैं जिससे क्या होता है, ये जो विशिष्ट समापन के अनुक्रम जो आते हैं, यानी कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस पाई जाती है जहां पर जिस प्रोसेस का टर्मिनेशन होना होता है, यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस को जहां पर रोका जाता है उसे हम स्पेसिफिक साइट पाई जाती है और उस स्पेसिफिक साइट को हम स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस भी कहते हैं या उसे हम टर्मिनेशन साइट भी कहते हैं। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसमें कुछ ऐसे रूपांतरण या मॉडिफिकेशन होते हैं जिससे क्या करता है, ये जो स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस होते हैं उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, यानी कि उस साइट को ये पहचान नहीं पाता है। और इस जो जैसे ये सीक्वेंस आती है, टर्मिनेशन की सीक्वेंस आती है, उस सीक्वेंस के ये आगे भी क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन यानी जो अनुलेखन की जो प्रोसेस होती है उसे ये कंटिन्यू या चालू रखता है। और इसी प्रोसेस को हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं, यानी कि प्रति समापन कहते हैं। जो प्रति समापन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें इस प्रकार से मॉडिफिकेशन हो जाते हैं जिससे क्या होता है कि जो स्पेसिफिक टर्मिनेशन की जो सीक्वेंसेस होती हैं, जो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस पाई जाती है टर्मिनेशन सीक्वेंस, उन टर्मिनेशन सीक्वेंस को ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहचान ही नहीं पाता है। तो उसमें कुछ इस प्रकार के मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं जिससे ये टर्मिनेशन साइट को नहीं पहचान पाता है। तो अब टर्मिनेशन साइट को नहीं पहचान पाएगा तो क्या करेगा, डीएनए पर आगे बढ़ता जाएगा और कंप्लीट जो टर्मिनेशन साइट आएगी उसके आगे भी क्या करेगा, ये जो टर्मिनेशन या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसे ये कंटिन्यू रखेगा, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की जो प्रोसेस होती है उसे ये चालू रखता है। तो इसी प्रक्रिया को हम एंटी टर्मिनेशन या प्रति समापन कहते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के द्वारा किए जाते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज में जो परिवर्तन होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन के द्वारा होते हैं जिन्हें हम एंटी टर्मिनेशन फैक्टर या एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन भी कहते हैं। यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज में जो ये मॉडिफिकेशन हो रहे हैं जिससे कि टर्मिनेशन साइट को नहीं पहचान पा रहा है, तो इन फैक्टर्स को हम एंटी टर्मिनेशन फैक्टर या फिर एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन्स इन्हें कहते हैं। अब जो एंटी टर्मिनेशन प्रोसेस जो इकोलाई बैक्टीरिया में होती है उसे देखते हैं। जब लैम्बडा जीवाणुभोजी से बोल रहे हैं, जो एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, यानी कि बैक्टीरिया पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ये वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो जब लैम्बडा जीवाणुभोजी जो होता है वो इकोलाई सेल्स को या इकोलाई को जब संक्रमित करता है तो इसके जो इमीडिएट अर्ली जीन्स होते हैं वो सबसे पहले अभिव्यक्त होते हैं। अपना जो ये लैम्बडा जीवाणुभोजी होता है इसमें क्या होता है, जो इसके जीन्स होते हैं वो 3 स्टेजेज में एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि अलग अलग समय पर ये
अभिव्यक्त या एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि जिनका जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो अलग अलग टाइम पे होती है। तो इसमें 3 प्रकार के जीन्स होते हैं। जो पहले हैं वो इमीडिएट अर्ली जीन्स होते हैं, जो दूसरे हैं वो है डिलेड अर्ली जीन्स, डिलेड अर्ली जीन, और जो तीसरे हैं वो है लेट जीन्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इमीडिएट अर्ली जीन्स होते हैं वो सबसे पहले एक्सप्रेस होते हैं, उसके बाद में जो डिलेड अर्ली जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, और सबसे लास्ट में जो लेट जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। ये जो जीवाणुबोधी होते हैं ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनके अंदर अपने जो जेनेटिक मैटर होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर अपना जो नंबर होता है या अपनी जो प्रोजेनी होती है वो उस जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं या जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर ही इनका लाइफ साइकिल डिपेंड होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, अपने जो प्रोजेनी से होते हैं उनके इकोलाई में ही डिवाइड करवाते हैं और फिर उसका नंबर इंक्रीज करते हैं। लैम्ब्डा जीवाणुबोधी के जो 3 प्रकार की जीन्स थे, इमीडिएट अर्ली जीन्स, डिलेड जीन्स और लेट जीन्स, उनमें से क्या होते हैं, जो 2 इमीडिएट जो अर्ली जीन्स होते हैं, यानी कि जो सबसे पहले जो आरंभिक जीन्स होते हैं जिनका सबसे पहले एक्सप्रेशन होना होता है उनको हम इमीडिएट अर्ली जीन्स बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 2 जीन्स होते हैं, एक होता है एन और दूसरा होता है सीआरओ। ये क्या करते हैं, जो जीवाणु आरएनए पॉलीमरेज होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके द्वारा क्या होते हैं, इसके 2 प्रमोटर होते हैं, एक पीएल प्रमोटर और एक पीआर प्रमोटर। जो पीएल प्रमोटर है वो लेफ्ट साइड के जीन्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का काम करता है पीआर। जो पीएल जो प्रमोटर होता है ये लेफ्ट साइड के जो जीन्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन करने में काम में आते हैं, जबकि जो पीआर वाले जो होते हैं वो राइट साइड में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके डीएनए के अंदर, जो लैम्ब्डा फेज का जो डीएनए होता है उसके अंदर जो राइट साइड के जो जीन्स होते हैं उन्हें ये पीआर प्रमोटर से एक्सप्रेस किया जाते हैं, जबकि जो लेफ्ट साइड के जीन्स होते हैं उन्हें पीएल प्रमोटर के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो ये जो इमीडिएट अर्ली जीन्स होते हैं एन और सीआरओ, ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको इन प्रमोटर्स की सहायता से क्या करते हैं, अनुलेखित या ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं। जो सीआरओ जीन होता है, जो सीआरओ जीन होता है उसका समापन क्या होता है, एक साइट होती है समापन की TR1। जो सीआरओ जीन्स होता है उसका समापन TR1 की साइट पे होता है, जबकि जो एन जीन होता है उसका समापन TL1 साइट के ऊपर या टर्मिनेटर रीजन L1 के ऊपर, इसका टर्मिनेटर साइट पे इनका समापन हो जाता है। यानी कि इनका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है सीआरओ जीन्स का और एन जीन्स का, तो सीआरओ जीन्स का जो समापन होता है वो नॉर्मली TR1 पे होता है, जबकि जो एन जीन का समापन होता है वो TL1 जो टर्मिनेटर साइट होती है वहां पर होता है। ये जो एन जीन्स होते हैं, एन जीन के जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इससे क्या होता है, इसके ट्रांसलेशन से एक प्रोटीन बनती है जिसे हम पीएन प्रोटीन कहते हैं। इस एन जीन के ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन होने के बाद में इससे पीएन प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। ये पीएन प्रोटीन इसको, यानी कि जो एन जीन होता है वो पीएन प्रोटीन को कोडित करता है, जो कि एक एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन की तरह काम करती है। हमने अभी बात की थी जो एंटी टर्मिनेटर, इसमें जो एंटी टर्मिनेशन को कॉज करते हैं उन्हें हम एंटी टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं। तो ये जो पीएन प्रोटीन होती है ये एक एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन की तरह काम करती है। ये जो जीन सीआरओ होता है उसके भीतर क्या होता है, एक 17 बेस पेयर जो लंबा एक कंजर्व सीक्वेंस यानी कि एक आरक्षित अनुक्रम पाया जाता है, जिसे हम नट साइट भी कहते हैं। यानी कि जीन सीआरओ होता है उसके भीतर क्या होते हैं, एक 17 बेस पेयर का एक कंजर्व सीक्वेंस जिसे हम कह सकते हैं जो आरक्षित अनुक्रम होता है, यानी कि जो नॉर्मली चेंज नहीं होते हैं, नहीं होने वाले सीक्वेंस डीएनए के अंदर या सीआरओ जीन के अंदर पाए जाते हैं, जो 17 बेस पेयर लंबे होते हैं, जिसे हम नट साइट कहते हैं। और जब प्रोटीन पीएन का प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि उत्पादन उसका हो जाता है, हमें पता है जो प्रोटीन पीएन होती है ये एन जीन के एक्सप्रेशन से पीएन प्रोटीन का निर्माण होता है। जब पीएन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तभी पीएन प्रोटीन क्या करती है, हमें पता है पीएन प्रोटीन होती है एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन की तरह काम करती है। जब प्रोटीन पीएन का प्रोडक्शन हो जाता है तब क्या होता है, जब पीएन प्रोटीन होती है वो जो सीआरओ जीन का जो नट रीजन होता है उसमें क्या होता है, अनुलेखन कर रहे जो कोर एंजाइम होते हैं, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम होता है उसके साथ में जो बीटा सबयूनिट होती है उस एंजाइम की, उसके साथ में ये बाइंड कर जाती है। और हमें पता है जो पीएन प्रोटीन होती है ये एक एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन की तरह काम करती है, जो सीआरओ जीन होता है उसकी नट साइट पे जाकर के बाइंड कर जाती है, और वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं उसके जो कोर एंजाइम होता है उसकी जो बीटा सबयूनिट होती है उसके साथ में बाइंड कर जाता है। इस पीएन प्रोटीन के इस जो आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम होता है उसकी बीटा सबयूनिट के जुड़ने से क्या होता है, ये जो कोर एंजाइम होता है ये जो TR1 जो साइट होती है टर्मिनेटर की साइट, यानी कि जो सीआरओ जीन होता है उसकी जो साइट होती है जो TR1 साइट यानी कि जो टर्मिनेटर साइट होती है, उसको ये एंजाइम जो होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, यानी कि उसे पहचान नहीं पाता है। तो जो पीएन प्रोटीन होती है वो एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन की तरह काम करती है, क्योंकि ये क्या करती है, जब सीआरओ जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है
तो उसका जो कोर एंजाइम होता है यानी कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो उस जो आरएनए पॉलीमरेज की जो कोर एंजाइम होती है उसकी बीटा सेल यूनिट के साथ में जाकर के पीएन प्रोटीन बाइंड कर जाती है, जिससे क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे क्या होता है जो कोर एंजाइम होता है इस सीआरओ जीन का जो टर्मिनेटर साइट होता है TR1 उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और ये इस साइट को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है, यानी कि उस साइट को पास करते हुए ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू रखता है। इसी प्रोसेस को हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं। जो सीआरओ जीन के अंदर जो नट साइट होती है, ये नट साइट इसका नाम जो होता है वो इस पीएन प्रोटीन की वजह से ही पड़ा है। जो पीएन प्रोटीन में क्या होता है एन का यूटिलाइजेशन यानी कि जो पीएन प्रोटीन होती है ये इस साइट का इस्तेमाल करती है, जो एन प्रोटीन होती है ये इसका यूटिलाइजेशन करती है, इसलिए उसे नट साइट कहते हैं। और सीआरओ जीन के अंदर जो ये आरएनए पॉलीमरेज होते हैं इसका जो कोर एंजाइम होता है इसमें 5 सब यूनिट पाई जाती है। जो आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम होता है उसके अंदर इसमें 5 सब यूनिट पाई जाती है, जिसमें 2 अल्फा की सब यूनिट होती है और एक बीटा और एक बीटा डैश और एक अपना ओमेगा होता है। ये 5 सब यूनिट पाई जाती है। तो ओमेगा क्या करता है, एक ये जो इस इनिशिएशन में काम में आता है, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में ये सिग्मा फैक्टर काम में आता है। सिग्मा फैक्टर जैसे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होने लगता है तो ये यहाँ से हट जाता है, यानी कि ये क्या करता है केवल इनिशिएशन में काम में आता है। जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है तो सिग्मा फैक्टर ऐसे हट जाता है और फिर जो अल्फा-2 और बीटा डैश सब यूनिट यहाँ पे रिमेनिंग होती है और इसी को हमने आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम कहते हैं। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम होता है उसमें 4 सब यूनिट होती है, दो अल्फा की यूनिट होती है और एक बीटा और एक बीटा डैश। तो ये जो पीएन प्रोटीन होती है ये इसकी जो बीटा से यूनिट होती है उसके साथ में जाकर के बाइंड कर जाती है और फिर यहाँ से ये कोर एंजाइम होता है उसके साथ में ये पीएन प्रोटीन यहाँ पे बाइंड कर जाती है, जिससे एक नया जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेती है। और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है जो आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम होता है ये इस सीआरओ जीन का जो टर्मिनेशन साइट होती है TR1 उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होने के बजाय कंटिन्यू रहता है। इसी प्रोसेस को हम एंटी टर्मिनेशन या फिर प्रतिसमापन कहते हैं। ये जो पीएन प्रोटीन होती है इसके कोर एंजाइम से बाइंड करने के लिए इकोलाई बैक्टीरिया में क्या होते हैं कुछ प्रोटीन्स की और रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि जब पीएन प्रोटीन जो इस कोर एंजाइम से बाइंड करेगी तो उसके लिए उसमें कुछ आवश्यक प्रोटीन होती हैं जो खुद इकोलाई बैक्टीरिया की होती है। यानी कि इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो इस पीएन प्रोटीन को उस कोर एंजाइम से अटैच करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो उनमें से क्या होते हैं, एक होते हैं नस A, B, C और एक्स्ट्रा। तो ऐसी जो नस प्रोटीन्स होती हैं ऐसी प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती है। ये क्या करती है प्रोटीन जो होती है जो पीएन प्रोटीन होती है उसको कोर एंजाइम से बाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है और ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये खुद इकोलाई बैक्टीरिया की होती है, यानी कि जो होस्ट सेल होती है उसी में ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब ये जो एंटी टर्मिनेशन की जो प्रोसेस थी यानी कि जो प्रतिसमापन की जो प्रक्रिया थी वो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर की गई थी और उसी घटना को यहाँ पर हम एग्जिबिट कर रहे हैं। यानी कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर जो लैम्बडा फेज होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया फेज जो लैम्बडा फेज होता है वो उस पर अटैक करता है। उससे क्या होता है उसका जो टर्मिनेशन जो जहां पे होना चाहिए वहां पर वो नहीं होता है, तो ऐसा मॉडिफिकेशन आरएनए पॉलीमरेज में कर दिया जाता है जिससे उसका टर्मिनेशन रुकता नहीं है, जिसे हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं। तो इस एंटी टर्मिनेशन प्रोसेस को हम डिटेल में डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो जो यहाँ पे लैम्बडा फेज का डीएनए दिखाया गया है। जो लैम्बडा फेज होता है हमें पता है जो बैक्टीरिया फेज लैम्बडा फेज होता है, जो लैम्बडा फेज का बैक्टीरिया फेज होता है, जो बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस होते हैं इनको हम बैक्टीरिया फेज कहते हैं। तो लैम्बडा फेज का जीनोम यहाँ पे दिखाया गया है। तो लैम्बडा फेज में क्या होता है एक लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए इसमें पाया जाता है, यानी कि एक रेखीय डबल स्ट्रैंड डीएनए में जेनेटिक मेटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो हमने शुरुआत में बात की थी इसमें 2 प्रमोटर रीजन्स होते हैं, एक होता है प्रमोटर PL और दूसरा होता है प्रमोटर PR। जो PL जो प्रमोटर होता है वो इसके लेफ्ट साइड के जो जितने भी जो जीन्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए काम में आता है प्रमोटर, और जो PR वाला जो राइट वाला जो प्रमोटर है ये राइट साइड के जो जीन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। तो जो PL प्रोटीन होते हैं उसके लेफ्ट साइड के अंदर या उसके अपस्ट्रीम रीजन में क्या होते हैं N जीन पाया जाता है, और हमें पता है जो N जीन्स होते हैं इसके जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे एक mRNA बनेगा और फिर उसके एक्सप्रेशन से या उसके अनुवादन से क्या होगा एक PN प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसके द्वारा एक PN प्रोटीन का निर्माण किया जाता है और ये PN प्रोटीन होती है हमें पता है ये एक एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन की तरह काम करती है। तो जो PL जब प्रमोटर यहाँ से शुरू होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन
और एन जीन का ट्रांसक्रिप्शन पीएल प्रमोटर शुरू होते हैं और टीएल1 जो इसका टर्मिनेशन की जो साइट होती है यहाँ पर आकर के ये टर्मिनेट कर जाता है और उससे पीएन प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे जो सीआरओ जीन है इसके प्रमोटर जो पीआर होता है यहाँ से प्रोसेस का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, यानी कि इसका सीआरओ जीन का प्रमोटर पीआर होता है और सीआरओ जीन की जो टर्मिनेटर साइट होती है यानी कि इसके जो अनुलेखन जहाँ पे समाप्त होता है उसको हम टर्मिनेशन साइट कहते हैं और इस टर्मिनेशन साइट का नाम है टीआर1। तो नॉर्मली क्या होता है जो लैम्डा फेज होता है उसके अंदर जब सीआरओ जीन का एक्सप्रेशन होता है तो ये टीआर1 साइट के ऊपर टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाता है जिससे इसका भी एमआरएनए बनता है और फिर उससे पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से। तो ये तो हमने जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसकी बात की थी। अब हम बात करें इसका जो एंटी टर्मिनेशन प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म होती है। तो इसका यहाँ पे जो सीआरओ जीन है यहाँ पे इसको सीआरओ जीन को दिखाए गए हैं। ये सीआरओ जीन होता है, हमने पता है इसमें एक प्रमोटर रीजन पीआर होता है और इसका टर्मिनेटर रीजन होता है टीआर1 साइट यहाँ पे इसमें पाई जाती है। साथ ही इसमें हमने बात की थी यहाँ पे 17 बेस पेयर का एक नट साइट पाया जाता है, इसे हम नट साइट कहते हैं, जो क्या करता है जो पीएन प्रोटीन होती है ये इसे रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए हम इसे एन यूटिलाइजेशन साइट भी कहते हैं। ये जो एन प्रोटीन होती है ये इसको यूटिलाइज करती है, इसलिए इसे नट साइट या एन यूटिलाइजेशन से कहते हैं। तो इसे शॉर्ट में नट साइट कहा जाता है। तो सीआरओ जीन की जो नट साइट होती है इसे ये पीएन प्रोटीन यहाँ से प्रोडक्शन होती है, एन जीन पे उत्पाद होता है पीएन प्रोटीन एंटी टर्मिनेटर की तरह काम करती है। ये आकर के क्या करती है इस नट साइट से बाइंड कर जाती है, तो ये पीएन प्रोटीन होती है नट साइट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। साथ ही हमने बात की थी जो इसका आरएनए पॉलीमरेज होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज दिखाए गए हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ये लेफ्ट साइड के लिए राइट साइड के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे आरएनए जो पॉलीमरेज होता है ये क्या करेगा इस डीएनए के ऊपर आएगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन इसका शुरू करेगा और अनुलेखन की सहायता से क्या एमआरएनए का निर्माण कर देगा। तो अब जब आरएनए पॉलीमरेज होता है इस सीआरओ जीन पर आगे की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे उसके जो इकोलाई के खुद के प्रोटीन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इस पीएन प्रोटीन को इस नट साइट पे बाइंड कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इकोलाई के अंदर क्या होते हैं खुद के कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इस आरएनए पॉलीमरेज की कोर एंजाइम से आकर के बाइंड कर जाते हैं। तो इनमें एक प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो नस ए और नस बी और ई प्रोटीन यहाँ पे होते हैं जो इस आरएनए पॉलीमरेज की कोर एंजाइम से आकर के बाइंड कर जाते हैं, जिससे क्या होता है इस आरएनए पॉलीमरेज में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं जो ये क्या करता है टर्मिनेशन साइट को पहचान नहीं पाता है और इस टर्मिनेशन साइट को ये क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं। ये जो नस ए प्रोटीन होती है ये प्रोटीन क्या करती है नॉर्मली जो इकोलाई की सेल्स होती हैं उनमें ये टर्मिनेशन में ही हेल्प करती है, यानी कि जो इसका ट्रांसक्रिप्शन का समापन होता है उस इकोलाई के अंदर। तो यहाँ पे जो नस ए प्रोटीन होती है यहाँ पे इसमें मदद करती है। जब ये पीएन प्रोटीन के साथ में बाइंड या इस पीएन प्रोटीन के साथ में बाइंड करती है कॉम्प्लेक्स बनाती है तो ये क्या करती है ये भी एक एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन की तरह काम करने लग जाती है। तो आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम जो होता है हमने बात की थी अल्फा, इसमें 2 अल्फा की यूनिट होती है और एक बीटा डैश, ये इसमें 4 यूनिट पाई जाती है। हमें पता है जो सिग्मा होता है सिग्मा फैक्टर जो होता है वो जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है तभी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कंप्लीट होता है तो सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है और फिर जो बचा हुआ जो एंजाइम होता है इसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। तो इसके साथ में क्या करता है ये जो नस ए प्रोटीन होती है ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है और इसमें कुछ इस प्रकार से मॉडिफिकेशन कर देती है कि ये क्या करता है ये जो टर्मिनेटर साइट होती है इसको ये पहचान नहीं पाता है और इस टर्मिनेटर साइट को इग्नोर करते हुए इससे आगे भी एक्सप्रेशन या जो एमआरएनए निर्माण होता है या जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसी प्रोसेस को हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं। हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे इसका सीआरओ जीन का प्रमोटर रीजन है पीआर और ये नट साइट और यहाँ पे क्या होता है टर्मिनेटर साइट होती है इसको ये क्रॉस करते हुए आगे मूवमेंट करता है। आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम होता है ये आगे मूव करते हुए एमआरएनए का सिंथेसिस जारी रखता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे इस टर्मिनेटर साइट पे टर्मिनेट नहीं होता है और ये आगे भी जो इसके आगे जो हमें पता है ये क्या होते हैं जो एन और क्रॉस जीन्स होते हैं ये तो इसके जो अर्ली जीन्स होते हैं इमीडिएट अर्ली जीन्स होते हैं तो सबसे पहले इनका एक्सप्रेशन होता है और इसके बाद में क्या आते हैं जो डिलेड अर्ली जीन्स होते हैं वो इसके आगे प्रेजेंट होते हैं। तो उन डिलेड अर्ली जीन्स का फिर एक्सप्रेशन किया जाता है और उसके आगे फिर जो लेट जीन्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो एंटी टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होता है ये टर्मिनेटर साइट होती है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो आगे मूवमेंट यानी आगे चलती रहती है। तो इसी को हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी इनको हम डिस्कस किए। जो पहला वो एटेन्यूएशन का था, जो लास्ट क्लास में हमने एटेन्यूएशन को डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है जो इकोलाई की सेल्स में जो एमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर यानी उन्हें
उस एमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके आधार पर एटीन्यूएशन हो रहा था। और एक एंटी टर्मिनेशन की प्रोसेस है। ये एंटी टर्मिनेशन की प्रोसेस जो होती है, इसे जब टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आरएनए पॉलीमरेज में कुछ इस प्रकार से मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है जिससे टर्मिनेटर साइट को नहीं पहचान पाती है और फिर टर्मिनेटर साइट को ये क्रॉस करके आगे भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। इसी को हम एंटी टर्मिनेशन कहते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।